गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम बात करेंगे इसराइल और पाकिस्तान की। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान और इसराइल में तनाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका के मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान पर इसराइल के अविश्वास और पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इसराइल पर टिप्पणी ने तनातनी को बढ़ा दिया है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी पत्रकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में उनके देश का इसराइल से सैन्य टकराव हो सकता है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार अबसार आलम ने अपने एक वीडियो में कहा है कि इसराइल ने अब तक गाज़ा और लेबनान में बमबारी की है। उसने ऐसे देशों को निशाना बनाया जिनके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं है। ईरान से हुए टकराव ने साफ कर दिया कि इसराइल को ये लड़ाई भारी पड़ रही है। अगर पाकिस्तान से इसराइल उलझा तो उसे भारी पड़ जाएगा। इसराइल और पाकिस्तान आमने सामने। अबसार आलम ने कहा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अगर पाकिस्तान से उलझना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सोच लीजिए कि पाकिस्तान 80 साल से अपने कई गुना बड़े भारत से लड़ रहा है, तो आप फिर किस चीज़ की मूली हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप नरसंहार कर रहे हैं, तो इसमें एक सच्चाई है क्योंकि आपने गाज़ा और लेबनान में यह लगातार किया है। अफसार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान ईरान और सऊदी में भिजवाए हैं। इस्लामाबाद में शांति वार्ता को ख़राब करने में लगे इसराइल को मैसेज साफ है, आप अगर हमसे उलझे तो भारी पड़ जाएगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अब इसराइल हमारे रडार पर है, पाकिस्तान इसराइल के रडार पर है। आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना होगा। आसिफ और नेतन्याहू के बीच क्या हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइल पर जमकर निशाना साधा है। आसिफ ने लिखा कि इसराइल ने पहले गाज़ा में लोगों को मारा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून खराबा कर रहा है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़लस्तीनी ज़मीन पर इस कैंसर को भेजा, वे दो जख्म में जलेंगे। ख्वाजा आसिफ के पोस्ट पर इसराइल से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से ख्वाजा आसिफ के बयान पर कहा गया कि इसराइल को मिटा देने की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मांग बेहद आपत्तिजनक है। यह ऐसा बयान ऐसे देश के नहीं हो सकते जो शांति के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करता हो। इसराइल और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी ऐसे समय चल रही है जब अमेरिका और ईरान के नेता वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिका की ओर से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ईरान से इस्लामाबाद आने वाले नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं। दोनों देशों के नेताओं के सामने ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम को बचाने की चुनौती है। आइए बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान को एक बार फिर चीन से आधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं। खासतौर से अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल विमान पाकिस्तान को मिल सकता है। पाकिस्तान और चीन के बीच हथियार खरीद पर बात चल रही है। इसमें पाकिस्तान को चीन में बना सानक्सी KJ-500 अर्ली वार्निंग एंड एयर कंट्रोल विमान मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल विमान मिलना भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होगा। मलेशिया के डिफेंस न्यूज़ पोर्टल डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के अनुसार चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों ने जून 2025 में इस विमान के लिए औपचारिक बातचीत की थी। KJ-500 चीन के व्यापक रक्षा पैकेज का हिस्सा होगा। यह PAF पाकिस्तान वायुसेना की निगरानी कवरेज का विस्तार करेगा और एकीकृत युद्ध प्रबंधन में उसकी मदद करेगा। भारत के साथ किसी भी संकट की स्थिति में निर्णय लेने की अवधि को कम करने में सक्षम है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी वायुसेना J-35A लड़ाकू विमान और चीन में बनी HQ-19 इंटरसेप्टर मिसाइल की खरीद पर बातचीत कर रही है। वहीं KJ-500 के उस एयर कमांड नोड के रूप में काम करने की उम्मीद है जो इस पूरी प्रणाली को एकीकृत करेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि KJ-500 पाकिस्तानी कमांडरों को भारतीय विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता कहीं अधिक पहले लगाने में सक्षम बनाएगा। इसके बाद वे इंटरसेप्टर विमानों और वायु रक्षा मिसाइल बैटरियों के साथ समन्वय स्थापित कर सकेंगे। यह सीधे तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा देगा। KJ-500 सब कुछ देखने वाला 500 तीसरी पीढ़ी का हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण आवाक्स विमान है। इसका इस्तेमाल चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कर रही है। इसे सानक्सी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये Y9 एयरफ्रेम पर आधारित है। ये ज़मीनी रडार की सीमा से 300 से 400 किलोमीटर तक नज़र रख सकता है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से मतलब एक रडार और कमांड सेंटर से है जो आसमान में विरोधी विमानों, ड्रोन्स, मिसाइलों का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है, अपने विमानों को निर्देश भेजता है। इसलिए इसे आसमान में आग कहा जाता है। यह विभिन्न हवाई और ज़मीनी संपत्तियों को एकीकृत करता है। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की अपने कान फाइटर जेट को तय समय से पहले पाकिस्तान को सौंप देगा। इसकी घोषणा तुसास के CEO मेहमत देमिरोगलू ने की है। देमिरोगलू ने कान लड़ाकू विमान प्रोग्राम को लेकर नई डिलीवरी डेडलाइन का ऐलान किया है। इसमें उन्होंने कान प्रोजेक्ट से जुड़े या इस लड़ाकू विमान को खरीदने की चाहत रखने वाले देशों को 2 साल पहले डिलीवरी का भरोसा दिया है। हालांकि कान अब भी प्रोटोटाइप विमान है और उसकी फ़्लाइट टेस्टिंग जारी है। वहीं तुर्की का दावा है कि यह अमेरिकी F-35 जितना ताकतवर और स्टेल्थ क्षमता से लैस है। इससे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हवाई शक्ति में इजाफा होने की आशंका है। देमिरोगलू ने कहा कि कान लड़ाकू विमान कुछ ही महीनों में आसमान में दिखाई देंगे, जबकि अगले 2 वर्षों में 4 से 6 प्रोटोटाइप का गहन परीक्षण किया जाएगा।
उन्हें बताया कि कान लड़ाकू विमान के बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रयास भी जारी हैं। देवेगौड़ा ने दावा किया कि कान लड़ाकू विमान की डिलीवरी 2028 के अंत या 2029 की पहली तिमाही में शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले तुर्की ने 2030 तक कान लड़ाकू विमान के पहले बैच की डिलीवरी की समय सीमा तय की थी। पाकिस्तान लंबे समय से तुर्की से 5वीं पीढ़ी के कान लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में भागीदार है। दोनों देश के संयुक्त उत्पादन के लिए पाकिस्तान में कारखाना स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी वायुसेना के पुराने F-16 बेड़े को बदलना है। पाकिस्तान इस विमान की मदद से भारत पर एयर सुप्रीमेसी हासिल करना चाहता है। वहीं पाकिस्तानी सैन्य विशेषज्ञ कान लड़ाकू विमान को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कार्ड के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कान लड़ाकू विमान को जाने। कान एक ट्विन इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी अधिकतम गति मैक 1.8 लगभग 2222 किलोमीटर घंटा है और यह 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें उन्नत AI, ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। इसमें हथियार ले जाने के लिए एक इंटरनल वेपन बे भी बनाया है, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि ये विमान अभी टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद कई स्पेसिफिकेशन बदल सकते हैं। कान परियोजना में पाकिस्तान की भागीदारी कई वर्षों से है, जिसमें लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियरों ने विकास में योगदान दिया है। द्विपक्षीय समझौतों में पाकिस्तान में एक संयुक्त उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में कोई भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। आने वाले 2-3 वर्षों में भारत ने किसी दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने की कोई योजना भी नहीं बनाई है। रूसी Su-57 के भारत में निर्माण को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आता है, तो इससे हवाई युद्ध में भारत की ताकत कमज़ोर पड़ सकती है। ये बात करें चीन की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान के विपक्षी नेता के साथ दुर्लभ मुलाकात की है। इस दौरान जिनपिंग ने ऐलान किया कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों तरफ के लोग चीनी हैं और शांति चाहते हैं। उन्होंने विपक्षी नेता को संबोधित करते हुए कहा कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ताइवान के विपक्षी नेता से द्वीप के पुनः एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और पुनः एकीकरण पर जोर देता है। हालांकि ताइवान ने शुरू से इसका इनकार किया है। ताइवानी विपक्षी पार्टी पर चीन के करीबी होने का आरोप। बीजिंग में शी और ताइवान की कुओमिंतांग की अध्यक्ष चेंग लू विन के बीच हुई यह मुलाकात एक दशक में इस तरह का पहला संपर्क है। हालांकि इस दौरे से ताइवान में विवाद खड़ा हो गया है। चीन के आलोचक उन पर चीन के बहुत ज़्यादा करीब होने का आरोप लगा रहे हैं। ताइवान के लोग चीन को एक खतरे के तौर पर देखते हैं। हालांकि KMT अध्यक्ष चेंग लू विन ने अपने चीन दौरे को तनाव कम करने के लिए शांति मिशन कहा है। वहीं चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। चेंग ली वुन ने जिनपिंग को ताइवान आमंत्रित किया है। चीनी राष्ट्रपति मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चेंग ने कहा कि अगर KMT ताइवान में सत्ता में आती तो वो शी को दौरे के लिए आमंत्रित करना चाहेगी। ताइवान में अगला आम चुनाव 2028 में होगा। चिंग ने पहले कहा था कि खुद को चीनी मानना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। हालांकि आम ताइवानी ऐसा नहीं सोचते हैं। जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 2/3 लोग खुद को मुख्य रूप से ताइवानी मानते हैं। चिंग मंगलवार को चीन पहुंचे और बीजिंग जाते समय उन्होंने कई शहरों का दौरा किया, जिनमें नानजिंग भी शामिल है। यह चीन की एक पुरानी राजधानी थी। जब 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने से पहले KMT का शासन था। CCP से हारने के बाद KMT ताइवान भाग गई थी। तब से यह स्वशासित द्वीप अपने शासकीय स्थानीय शासकों और बीजिंग में बैठी CCP के बीच तीखी बहस का विषय बना हुआ है। CCP इस द्वीप को चीनी क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करती है। स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बैठक की शुरुआत में शी ने यह कहा कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति बदलने वाली नहीं है कि जलडमरू मध्य के दोनों ओर के लोग एक दूसरे के करीब और साथ आएंगे। ये इतिहास की निश्चितता है, हमें इस पर पूरा विश्वास है। यह नवंबर 2016 के बाद KMT अध्यक्ष की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के साथ पहली मुलाकात है। इससे पहले ऐसा नवंबर 2016 में तत्कालीन KMT अध्यक्ष हंग सी चू की मुख्य भूमि चीन की यात्रा के दौरान हुआ था। चेंग की शी जिनपिंग के साथ इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि 2012 में सत्ता संभालने के बाद से चीनी नेता ताइवान के पुनः एकीकरण के प्रयासों को तेज कर रहे हैं और वन चाइना नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। चीन की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 14-15 मई को बीजिंग यात्रा से पहले हो रही है, जिसमें ताइवान का मुद्दा शी जिनपिंग के साथ उनकी वार्ता में प्रमुख रूप से उठ सकता है। इस संभावना का कारण वाशिंगटन की ताइपे को $11 अरब के हथियार सौदे की योजना है, जो अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी पैकेज है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.